नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एक बार फिर से शानदार से सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए ये प्यारा सा सेशन, आज एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए रखी गई है। तो उम्मीद रहेगी कि आप लोग सही से अच्छे से पढ़ लेंगे प्यारे साथियों, है ना। इंटरव्यू नहीं होता यूपीएसआई में बेटा, ये कोई कंपलसरी मामला नहीं है। आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए शानदार सी जनगणना। लेक्चर नंबर 1 ही होगा जनगणना का, एक ही लेक्चर में, है ना, आप पढ़ लोगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा। उम्मीद रहेगी कि आप कंटिन्यू बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन। आज भी हम आपका जो है जनगणना 2011 को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के लिए शानदार सा टॉपिक है जनगणना 2011 रहेंगे। यहां पे अब आपका जो है एक एक करके सारा, है ना, थ्योरेटिकल तरीके से पूरी डिटेल में एक एक चीज समझेंगे। उम्मीद रहेगी कि आप लोग एक बार लगातार जुड़ेंगे। पहले ये वादा करो कि आज जो आपका ये नोट्स है ये कहां मिलेंगे, और मैं आज दूंगा। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूं, मैंने अभी तक नोट्स आपको पीडीएफ उस पर नहीं दिए टेलीग्राम पर। आज मैं क्लास खत्म होते ही यहां से ही आपके सामने ट्रांसफर करके तभी जाऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा, है ना, ध्यान से सुनना। जनगणना की बात करते हैं बेटा, आप सभी की शानदार सा ये टॉपिक है, प्यारी सी ये क्लास है, ध्यान से सुन लेना। जनगणना के इतिहास की बात करते हैं। जनगणना से प्यारे बच्चों आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान से सुनना आप लोग। जनगणना का इतिहास प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जनगणना के इतिहास पर बात करेंगे। ऋग्वेद में हमें इसका जिक्र मिलता है प्यारे साथियों। सबसे पहले जनगणना का कैसे, ऋग्वेद से हमें इसका जिक्र मिलता है सबसे पहले जनगणना का। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि प्रारंभिक साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईस्वी पूर्व के दौरान एक प्रकार की जनसंख्या गणना को बनाए रखा गया था। यानी कि एक बार आपका जनगणना ऋग्वेद में भी पता लगती है कि उस समय भी जनता की गणना को किया गया। जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है पॉइंट बेटा, जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से समझना। तो जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी जनगणना के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी जनगणना के अध्ययन को। मेरे पास थोड़ी है, तुमने ही तो बंद करा। डेमोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद अब जनगणना का अर्थ आपका बाद में अर्थशास्त्र में भी मिलता है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति पर आधारित है बेटा, ये राजनीति पर आधारित है ना, राजनीति पर आधारित एक पुस्तक है बेटा। इसका जिक्र हमें यहां भी मिलता है। ये सारी चीज मैं आपको हाथ से भी लिख के करा सकता था, पर लेकिन अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय आपका समय नहीं है, इसलिए आपको इसको मैं वैसे करा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो राजनीति पर आधारित है। इसको लिखा किसने था, तो चाणक्य भी कहते हैं उनको, चाणक्य भी कहते हैं बेटा, कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, और इसको आपका विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये आपका जो है क्या थे, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे, है ना। क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य को आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में मदद की चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, और ये उसके दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर थे। इन्होंने एक बुक लिखी उस समय प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र बेटा। इन्होंने एक बुक लिखी थी उस समय पर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी हमें जनगणना का जिक्र मिलता है बेटा। कैसे, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र ने कराधान हेतु, मतलब टैक्स के लिए कराधान हेतु राज्य की नीति बनाने के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह निर्धारित किया था। यानी कि हमें कहां से जानकारी मिलती है, आपका यहां से। तो ऋग्वेद से भी हमें जानकारी मिलती है जनगणना की, जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और अर्थशास्त्र से भी बेटा हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि कराधान टैक्स के कलेक्शन की वजह से उन्होंने आपका इसका जिक्र किया था। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो आईने अकबरी प्यारे बच्चों, किसकी, आईने अकबरी की।
आईने अकबरी में मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में, मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े भी आपका शामिल किए गए हैं। आपका किसमें प्यारे बच्चों? आपका जो है जनगणना में। तो जनगणना का इतिहास अगर हम भारत में बात करते हैं तो काफी समय से चला आ रहा है, मतलब वो काफी आपका जरूरी है। तो अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको जो कंटेंट नजर आ रहा है, क्या ये लिखे हुआ समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप चाहते थे थ्योरेटिकल पढ़ना, थ्योरेटिकली आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरी डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। अब क्या आप खुश हैं? एक बार कमेंट करके बताओ, ये सब चीज बेस्ट लग रही है? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? नोट्स अच्छे हैं, प्रॉपर हैं? तो कमेंट करके बताइएगा बेटी। आज आप लोगों को दो क्वेश्चन, आज आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। यानी कि 4 नंबर का लगभग आपका यहां से मामला निकल के आएगा, 4 मार्क्स का आपका मामला यहां से निकल के आएगा बेटी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो बढ़िया से लगेगा, एकदम बेहतरीन से एक एक करके पढ़ेंगे, पूरे डाटा को बढ़िया से समझेंगे। क्लियर है? तो हमें जनगणना का इतिहास यहां से देखने को मिलता है। अगर हम बात भारत की करते हैं, आगे चलते हैं, तो वैसे स्वतंत्रता पूर्व अवधि में जनगणना के इतिहास की अगर बात की जाए, यहां पे प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों के सामने है कि स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता से पहले अवधि में जनगणना प्यारे बच्चों, जब इसकी बात हम करते हैं तो इसका कहां से मामला निकल के आता है कि जनगणना का इतिहास 1800 ईस्वी से शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने अपनी जनगणना शुरू की थी। यानी कि अगर हम आधुनिक भारत में बात करें, अगर हम आधुनिक भारत में बात करें, यानी कि आधुनिक समय में बात करें, यानी कि आधुनिक समय की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत की अगर हमने बात की तो आईने अकबरी में हमें इस बात की जानकारी मिली। पर लेकिन ध्यान से सुनना कि जनगणना का इतिहास 1800 ईस्वी से शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने अपनी पहली बार जनगणना शुरू की थी। प्यारे साथियों, बात समझ में आई? अब यहां देखिएगा, इसकी निरंतरता में जेम्स प्रिंसिप द्वारा, इसकी निरंतरता में जेम्स प्रिंसिप, जो कि आपको याद होगा, जेम्स प्रिंसिप वही व्यक्ति था बेटा, जेम्स प्रिंसिप वही व्यक्ति था जिसने आपका अशोक के अभिलेख और शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। अशोक के शिलालेख और आपका अभिलेख को, शिलालेख व अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में कामयाब रहा। यह ब्रिटिश सरकार में आपका एक टकसाल का अधिकारी था। ब्रिटिश सरकार में आपका जो है क्या था बेटा? एक टकसाल का अधिकारी था। तो इसकी निरंतरता में जेम्स प्रिंसिप द्वारा इलाहाबाद यानी कि वर्ष 1824 तथा बनारस वर्ष 1827 से 28 में जनगणना करवाई गई थी। बात समझ में आई? तो ये इसका वो है, जेम्स प्रिंसिप ब्रिटिश सरकार में एक टकसाल का अधिकारी भी रहा। ब्रिटिश सरकार में है ना, ब्रिटिश सरकार में टकसाल का एक अधिकारी था। टकसाल किसको कहते हैं? तो ये टकसाल प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है? टकसाल कहा जाता है जहां पर आपका सिक्के वगैरह बनते हैं। तो ये ब्रिटिश सरकार में टकसाल का अधिकारी था जेम्स प्रिंसिप, जिसने अशोक के शिलालेख और अभिलेखों को है ना पढ़ने में मदद की थी, है ना, पढ़ने में आपका जो है आपका सफलता प्राप्त की थी। इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी इसने भैया, और इसने ही बताया कि ये जो आपका इन पत्थरों पर जो लेख लिखे हुए हैं, है ना, इन पत्थरों पर जो आपका लेख लिखे हुए हैं, इसने ही बताया कि भैया ये देवना प्रिय और प्रियदर्शी कोई और नहीं। देवना प्रिय और प्रियदर्शी ये कोई और नहीं, ये खुद सम्राट अशोक हैं। तो ये तो हुआ जेम्स प्रिंसिप का इतिहास। बात समझ में आई? ये तो हुआ जेम्स प्रिंसिप का इतिहास, इसकी बात करते हैं। तो इसकी निरंतरता आपका जो है, मतलब इसकी निरंतरता में जेम्स प्रिंसिप ने द्वारा इलाहाबाद और 1824
और बनारस में 1827-28 में जनगणना करवाई। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में हेनरी वोल्टर द्वारा ढाका यानी कि जो बांग्लादेश में है आयोजित की गई। क्या गजब का सवाल है, आपके सामने है। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज निरंतर साथ देंगे, क्योंकि मैं अब इस टाइम शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट की जगह आप लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक, जैसे आज ये कराया, कल आपको मैं आंतरिक मतलब आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी आंतरिक जो है सुरक्षा और आपका आतंकवाद से संबंधित जो प्रश्न आपके उस पर आते हैं उनको भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो अब आप लोग जो है लगातार कंटिन्यू पढ़ाई में बने। तो आज के आधार के आंकड़े पर, आपके आज संख्या बल के आधार पर इस तरीके के टॉपिकों को मैं डेली कराऊंगा। ठीक है, तो एक भारतीय शहर की पहली है ना पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में हेनरी वोल्टर द्वारा ढाका यानी कि जो अब करंट में बांग्लादेश में है वहां पर आपका की गई। ढाका बांग्लादेश की अब राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ना, राजधानी है। और ये 1971 में एक अलग देश भी बना। प्यारे बच्चों, ये आपको पता होगा, पाकिस्तान से अलग होकर। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं फिर उससे आगे क्या हुआ। क्रम में से मैं बता रहा हूं आपको, उससे आगे क्या हुआ बेटा, कि दूसरी जनगणना वर्ष 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा की गई, है ना। उसके बाद वहीं पर आपका दूसरी जनगणना 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा की गई थी। आप इसके आसानी से नोट्स भी निकाल सकते हैं, इसलिए व्हाइट पेज पर कराई गई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 1894 में, फिर इसके बाद बेटा 1894 में 1849 में 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया कि हर 5 साल बाद आप उसकी जनगणना का अध्ययन कीजिएगा, जनगणना का पता लगाइएगा, है ना। ध्यान से देखने, बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से पढ़ना। इसके बाद आपका क्या कह रहा है ये, अब यहां थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलने वाला है इस चीज में। पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना यह है भारत में वर्ष 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई। भारत की क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई थी बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई। भारत में पहली जनगणना जो पूरे भारतवर्ष में हुई हो, पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 में प्यारे बच्चों। ठीक है, कब हुई आपका 1872 में। ठीक, देखिए अगर आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे तो ठीक है बेटा, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि आप लोग क्वेश्चन ही करना पसंद करते हैं। मैं आज इसलिए लेकर आया कि अब टॉपिक वाइज थोड़ा सा अच्छे से करा देते हैं ताकि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन की क्लास तो सुबह 10 बजे चलती ही है प्रैक्टिस के लिए। तो ये मुझे लगा था, और अगर आप लोगों को थोड़ा गलत लग रहा है तो बेटी कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा, मैं आपको फिर क्वेश्चन वाली क्लास करा दूंगा। क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चों के कमेंटों को देखकर, उनकी बातों को देखकर, कि शायद बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। और मैंने तो बहुत मेहनत करके आज पीपीटी बनाई है। मेरे को लगा कि अच्छा और सुंदर और बढ़िया कंटेंट दे देना चाहिए ताकि इनके एग्जाम के अकॉर्डिंग इनकी हेल्प हो सके, और लास्ट एंड पे करी हुई चीज़ें बच्चों को याद रहती है, इसलिए लगा। और इसलिए इसको बड़ा सजा के बड़े अच्छे से, ताकि इनको नोट्स भी अच्छे मिल सके, इनका दिल खुश हो सके, इसलिए कराया बेटी। चलिएगा, खैर कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखूंगा बेटी। तो पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना यह भारत में वर्ष 1872 में
गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। इसके बाद बात आती है आगे की आपका पॉइंट की, ये क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखना। पहली तुल्यकालिक जनगणना, या आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में पहली विधिवत जनगणना, भारत में पहली विधिवत जनगणना, भारत में पहली विधिवत जनगणना, है ना, विधिवत जनगणना 1881 में, जिसको हम कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जिसको हम कहते हैं दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना की शुरुआत जो आपका हुई बेटा, वो दशकीय जनगणना की शुरुआत भारत में पहली विधिवत जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई? रिपन के शासनकाल में हुई, रिपन के शासनकाल में हुई। तो पहली तुल्यकालिक जनगणना आपका जो है 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत WC प्लोडेन, भारत के जनगणना के पहले आयुक्त, यानी कि ये बात भी आप याद रखना कि भारत में पहली बार जब जनगणना हुई थी, भारत में जब पहली बार जनगणना हुई थी, है ना, भारत में जब पहली बार जनगणना हुई थी बेटा, तो उस समय ये देखा गया, मतलब उस समय के जो आयुक्त थे, जो उसके लीडर थे, वो कौन थे? तो आपका जो है कौन थे? WC प्लोडेन। तो ये बात भी आप यहां याद रखना, WC प्लोडेन, है ना, के द्वारा करवाई गई। तब से यह हर 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती है। तो ये आपका किसने शुरू की थी? लॉर्ड रिपन ने, रिपन ने शुरू की थी। और रिपन को प्यारे बच्चों स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक भी आपका किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है बेटा। ठीक है, ध्यान से देख लो। तो अब 10 साल की जनगणना की, अब मैं आपको बताऊं वैसे तो कि भारत में अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत, विश्व में सबसे पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी जी। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में हुई थी। और दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले आपका जो है ना, दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले आपका अमेरिका में, USA में हुई थी। सर 22 की जनगणना की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, मैं कैसे बता दूं? आप लोगों को लग रहा है तो ठीक है। अब यहां पे देखिएगा क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट आपका। ठीक है भैया, भारत की जनगणना 1872 के बाद इस आबाद श्रृंखला की 14वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई। भारत की जनगणना 1872 के बाद इस आबाद श्रृंखला की 14वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है जी। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इसको कहा जाता है, रिपन को। मेयो की हत्या आपको मैं बता दूं कि आपका कहां पे हो गई थी बेटा? वहां पर क्या कहते हैं उसको, पोर्ट ब्लेयर में। अब आगे देखिएगा, आगे आपका क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनना कि जनगणना कार्य, जनगणना अधिनियम, जनगणना की शुरुआत के लिए भारत में एक्ट बनाया गया, भारत में अधिनियम पारित हुआ, एक्ट बनाया गया। किस आधार पे बेटा? ध्यान से देखना, जनगणना कार्य, जनगणना अधिनियम 1948 और इसके तहत बनाए गए जनगणना नियम 1990, संशोधित अधिनियम
1993 में फिर इसको दोबारा से अमेंडमेंट किया गया, है ना, किया जाने वाला सबसे बड़ा शासकीय कार्य है। इस कार्य को करने वाला व्यक्ति सरकारी ड्यूटी पर माना जाता है। इसके बाद विश्व में प्रथम जनगणना आपका बेटा कब? तो विश्व में सबसे पहली जनगणना स्वीडन में 1749 यानी कि 1749 में विश्व में पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले यूएसए में 1790 में हुई। अमेरिका में प्यारे बच्चों आपका 1790 में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। यह आपका शॉर्ट फॉर्म में यहां पे मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको आगे तक इसकी समझ रहे, याद रहे। अब बात करते हैं आपका प्यारे बच्चों, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली से 2011 की जनगणना रिपोर्ट प्राप्त करती हुई, यानी कि जो उस समय 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के आयुक्त आपका कौन थे? ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना आयुक्त आपका प्यारे बच्चों कौन थे? तो 2011 की जनगणना आयुक्त आपका जो है कौन थे? तो ये थे आपका प्यारे बच्चों सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। और इन्होंने उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी, उनको ये रिपोर्ट सौंपी कि ये है देश की जनगणना की रिपोर्ट प्यारे बच्चों। इसके बाद बात आती है कि भारत की 2011 की जनगणना को समर्पित डाक टिकट इस तरीके का था प्यारे बच्चों। तो ये आपके सामने दोनों इमेज रखे, बढ़िया से आपको नजर आ रहा होगा। आगे देखिएगा, भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 1 अप्रैल 2010 को शुरू की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति पहले नागरिक थे और उनके बाद भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो भारत की 15वीं जनगणना जो आपका शुरू हुई वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 1 अप्रैल 2010 को शुरू की गई, जिसमें राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक लिखे गए। जी, बात समझ में आई। इसके बाद 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। 2000 है ना, 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य प्यारे बच्चों। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लिए जरूरी है। इसके बाद सी चंद्रमौली 2011 के भारत के जनगणना आयुक्त थे। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखो, अगर मैं क्वेश्चन करा रहा होता तो आपका संख्या बल नो डाउट 500 प्लस होता और आप लगातार पढ़ते, पर लेकिन अब आप लोग बेटा कोविड की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना, जो 2021 की जनगणना जो कि 20 से शुरू होती, वो नहीं हो पाई, ना 21 में हो पाई। अब उसके लिए आपका 23 की फरवरी से शुरुआत रखी गई है कि शायद 23 की फरवरी से उसकी रिपोर्ट बननी शुरू होगी। वो अभी रिपोर्ट ही नहीं बनी है, उसकी जनगणना नहीं हुई है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना कंटिन्यूटी बनाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपके लिए कंटेंट अच्छा है, आपके लिए टॉपिक वाइज चीज़ें अच्छी हैं, तो पढ़िएगा बेटा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ज़्यादा कह भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो विद्यार्थी इस बात से भड़कने भी लगे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, ये कहा। हाँ, सुबह एक क्वेश्चन में मेरे से गलती थी, मैं उसको स्वीकारता हूँ कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के निकटतम देश आपका कौन सा है? तो वो मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया है। मैं इस बात को कन्फर्म करता हूँ और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है जी, चलिए जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आपका भारत की जनगणना, बात आती है भारत की जनगणना 2011 2 चरणों में आयोजित की गई थी। भारत की जनगणना 2011 प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, 2 चरणों में आयोजित की गई थी। एक है मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना जो अप्रैल से सितंबर 2010 तक चली, और जनसंख्या गणना जो आपका चली वो आपका 9 से 28 फरवरी 2011 तक चली। हमें लगता है कि केवल वो मनुष्य को गिनते हैं, ऐसा नहीं है। वो मकान, आवास, इनकी सबकी आपका जो है वो पूरी लिस्ट बनाते हैं कि ये लोग हैं, ये हैं, परिवार रजिस्ट्री में उनको ही चढ़ाया जाता है। उसके आधार पर ही आपका डाटा तैयार होता है। जनगणना 2011 के जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार
देश की जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें आपका है ना 623.7 मिलियन मतलब आपका बेटा पुरुष हैं, 51.454% पुरुष हैं, और 586.46 मिलियन यानी कि आपका 48.46 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से भी अधिक है। ब्राजील देश से भी अधिक है इसकी जनसंख्या प्यारे साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां से शुरू होता है आपका डाटा प्यारे साथियों, है ना। देखिएगा, ये आए हैं दीप विलोक जी। भाई साहब धन्यवाद आपका सर। सर वो तो वैसे भी बहुत बड़े हैं, क्यों कर रहे हो। चलिए जी, खैर यहां आइएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार प्यारे बच्चों। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य प्यारे बच्चों तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम प्यारे बच्चों। यहां से फैक्ट शुरू होते हैं। इसके बाद सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल प्यारे बच्चों। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा प्यारे बच्चों। कौन सा आपका हरियाणा। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार प्यारे बच्चों। तो ये कुछ एक आपका जो है वन लाइनर फैक्ट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर सिद्ध होते हैं। ये बात भी आप साथ के साथ ध्यान रखना प्यारे साथियों। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। आगे चलूं, आगे चलूं। भारत का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना बेटा, भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के, भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। अब यहां आप अंदाजे से फैक्ट पर चलिएगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। तो भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। पिछली जनगणना के में यह आंकड़ा पिछली जनगणना में यह आंकड़ा 16.8% था। भारत की मौजूदा आबादी 1 अरब 21 करोड़ है। 121 करोड़ लोग का जो है ना 121 करोड़। ठीक है भैया। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से बढ़ी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी। तो आप कह सकते हैं कि 17.6% आपका जनसंख्या वृद्धि दर थी बेटा। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 के वृद्धि दर आपका जो है रही 17.72% प्यारे साथियों। तो ये भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक उसमें आपका इतने लोग रह रहे हैं। आगे देखिएगा, यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के वाल्ड्रोमीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक अब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक आंकड़ा जारी हुआ, जैसे हम वाल्ड्रोमीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक का आंकड़ा एक जारी हुआ है ना। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या आपका कितनी हो गई है। 1,139,44,20,224 हो गई है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। अभी हमारी जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई है,
यूनाइटेड नेशन ने, ध्यान से देखना, शिवजी मैंने क्या गड़बड़ कर दी? मतलब यार अलग ही लेवल पे चल रहे हो भाई। कैसे सिलेक्शन होगा यार? किस राह पे आप जा रहे हैं? किस राह पे आप जा रहे हैं ये आप जानते हैं बेटा। कभी तो यार थोड़ा सा मोटिवेट होके पढ़ लिया करो, कभी मेहनत को दूसरे की सलाम कर दिया करो, कभी तो सामने वालों को सुन लिया मतलब बोल लेने दिया करो यार। कितनी मेहनत लगती है बेटा कंटेंट तैयार करने में। कोई बात नहीं, कोई आके कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो। चलिए खैर कोई बात नहीं। यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के, जो यूनाइटेड नेशन ने नए आंकड़े दिए जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के आपका वर्ल्डोमीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक भारत की जनसंख्या 139,44,20,224 है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों आपका सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। यह भी बात याद रखना भैया। आगे चलते हैं। भारत में कुल मिलाकर कितने गांव हैं? 2019 की गणना के अनुसार भारत में अब तक कुल मिलाकर 64,964 नहीं 6,49,481 गांव है बेटी। भारत में कुल मिलाकर कितने गांव हैं? अकॉर्डिंग टू 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की गणना के अनुसार भारत में अब तक कुल मिलाकर कितने गांव हैं? तो आपका 6,49,481 गांव है प्यारे बच्चों, है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर मात्र आपका 64.46% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14% आपका है प्यारे बच्चों। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत यानी कि वर्ल्ड में आपका कितने प्रतिशत है बेटा, है ना, 79.7%। अगर पूरे विश्व की साक्षरता दर महिलाओं की देखते हैं हम तो वो है 79.7% और हमारी है 60.46%, जिसमें काफी अंतर है, जिसमें काफी अंतर है। इस बात को लेकर भारत का लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का इस तरीके से आपका आता है, ये ध्यान से देखना। इसके बाद सिक्किम भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ये आपका जो है एक एक करके इस तरीके से फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनको भी आप ध्यान से देखते हुए चलना। सिक्किम भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है।
यहां करीब 6 लाख लोग निवास करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग ओबीसी 41% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। प्यारे साथियों, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये भी याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग ओबीसी 41% है। इस 41% में एससी एसटी की 25.2% फीसदी आबादी जोड़ दें तो यह आंकड़ा लगभग आपका जो है ना 66.2% होता है। अब आप कहोगे कि सर 41 में 25 जोड़ रहे हैं, तो वही आपका बैठता है, लगभग 66.2% है। भारत का सबसे छोटा जिला पुदुचेरी का माहे जिला है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इसका कुल क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 41,816 लोग रहते हैं। ये एक अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों की जनगणना के लिए। ठीक है भैया, शायद आई थिंक आपको ये अच्छा और बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। बढ़िया, बताइए कमेंट करके, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? बताइए बेटा जल्दी से। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब यहां से आपका कुछ बिल्कुल फैक्ट वाला पार्ट शुरू होता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्रम क्या है प्यारे बच्चों, है ना? ध्यान से देखना। सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्रम, मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता। मुंबई में 1.8 करोड़ लोग रहते हैं। अब ये देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्रम है 1.8 करोड़ के साथ मुंबई पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे दिल्ली और तीसरे पे कोलकाता है। अब यहीं पे मैं बात करूं कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जनसंख्या में नगरीय प्रतिशत कितना है। अगर मैं बात करूं कि जहां पे शहरी लोग ज्यादा हैं कंपेयर टू रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी लोग ज्यादा हैं, वो राज्य है गोवा। मतलब सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये आप कहोगे ये कि सबसे अधिक सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, परंतु पॉपुलेशन मुंबई में है। अब मुंबई और गोवा के एरिया की तुलना करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से गोवा जाता है। बात समझ में? चलिए जिसके बाद तमिलनाडु 48.45%, केरल 47.7% और महाराष्ट्र है 45% के साथ। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में मुंबई आ जाता है और सबसे अधिक जनसंख्या के परसेंटेज के आधार पर, नगरीकृत जनसंख्या के आधार पर गोवा है। नेक्स्ट आपका ये फिर सबसे अधिक नगरीय कुल जनसंख्या। अब देखिएगा, सबसे अधिक नगरीय कुल जनसंख्या महाराष्ट्र में है 5 करोड़ से अधिक जो नगरों में रहती है, पर प्रतिशत के आधार पर गोवा सबसे बड़ा है। वैसे पॉपुलेशन के हिसाब से ये, क्योंकि गोवा की एरिया कम है तो इसलिए आपका परसेंटेज में वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश में है 10%, बिहार में 11.3%, तो पहले नंबर पे आपका यही आता है। फिर असम है, फिर उड़ीसा है। आगे देखिएगा, तो आज बेटा एक नई चीज यहां पे आपको दिख रही होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 शपथ वर्दी दिलाने की आज रात 10 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर की एक शानदार सी क्लास, जिसका प्रत्येक प्रश्न विश्लेषण के साथ होगा,
और आप लोगों को बहुत ही शानदार डिटेल मिलेगी। यहां पर प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, अब यहां से आंकड़ा शुरू होता है डाटा का प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शुरू हो जाता है। दशकीय वृद्धि दर आपका जो है डिकेडल ग्रोथ कितनी रही थी? 17.7% एवरेज मानी जाती है ना, है ना? हाँ जी। इसके बाद आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो मेल 17.1% है और फीमेल आपका जो है 18.3%। टोटल एवरेज 17.7% की वृद्धि दर हुई, पर लेकिन इसमें फीमेल की इतनी और मेल की इतनी। इसके बाद स्टेट में आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि दर किस राज्य की है? 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि दर किस राज्य की है? एवरेज तो भारत में 17.7 की वृद्धि दर रही, पर लेकिन नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर में कमी आई। वहां पे वृद्धि दर बढ़ी नहीं, घटी। तो नकारात्मक आपका जो है किसमें रही? नागालैंड में। तो आप देखेंगे नागालैंड -0.6। फिर केरल में जनसंख्या वृद्धि दर में केरल में कमी आई, फिर गोवा में। अधिकतम वृद्धि दर किस राज्य में हुआ? मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और बिहार में। बात समझ गए? स्टेट राज्यों की बात की गई है यहां पे। इसके बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात कही गई है। केंद्र शासित प्रदेश बेटा, यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिर क्या आ जाता है? तो सबसे निम्नतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 में कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, फिर चंडीगढ़ है और दादर नगर हवेली सबसे ज्यादा। अब ये आपका दमन दीव दादर नगर हवेली एक हो गए हैं, तो ये बाद की बात है, और ये पुदुचेरी। तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर आपका इस राज्य में रही है। नेक्स्ट, अब आता है जनसंख्या घनत्व की बारी बेटा। अब आता है जनसंख्या घनत्व की बारी, है ना? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, सबसे कम किसमें है? राज्य की बात करते हैं बेटा, तो राज्य में किसमें सबसे कम जनघनत्व है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना? 17। मिजोरम में 52, सिक्किम में 89, मणिपुर में 115। यानी कि जनसंख्या घनत्व के मामले में आपका जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? अरुणाचल प्रदेश का 17, मिजोरम का 52, सिक्किम का 89, मणिपुर का 115। समझ गए? इसके बाद बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, मतलब जनसंख्या का घनत्व है का मतलब है 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे। यानी कि 1 किलोमीटर का आपका स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं बिहार में, और अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में 17 ही लोग रहते हैं। तो जनघनत्व की जब बात की जाती है बेटा, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम रहा, लोएस्ट, और बिहार आपका अधिकतम रहा। इतने पर प्यारे बच्चों। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अंडमान का जनघनत्व आपका 46 है, दिल्ली का ज्यादा है। दादर नगर हवेली का 700 है, चंडीगढ़ का ज्यादा है। दमन दीव का आपका और भी ज्यादा है, पुदुचेरी का कम है। तो यह है जनघनत्व का मामला। बात समझ में आ गई? अब आती है साक्षरता पर। टोटल लिटरेसी रेट था भारत का 74.4%। ठीक है भैया,
जिसमें स्टेट की बात करते हैं तो बिहार में सबसे कम, निम्नतम आपका किसमें, बिहार में 63.3% लोग आपका जो है साक्षर थे, और ज्यादा किसका, केरल का 94% तक साक्षरता दर है। अरुणाचल प्रदेश का इतना है, मिजोरम में है ना, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में। मैंने 4-4 राज्य आपका डाले हैं इसी वजह से प्यारे बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा, कुल साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसमें है, तो आपका केरल में, फिर मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में, फिर गोवा में, और सबसे कम किसमें, बिहार में। पहले पहले नंबर के तो आपको याद करने ही करने हैं, पर लेकिन नीचे के भी मैंने आपको दे दिए, कई बार वो पूछ लेता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप की है और दादर नगर हवेली की कम है। बात समझ में आई? तो ये आपका लोएस्ट भी है और हाईएस्ट भी, दोनों से तुलना करके मैंने आपको ये बताया है बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये बात थी लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की। अब बात आती है अलग अलग पुरुष साक्षरता दर। तो भारत में एवरेज साक्षरता दर पूरे भारत की 74% है, पर लेकिन अगर मैं यहीं पे बात कर लूं बेटा आपका जो है कि पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, तो उसमें सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में है, तो अधिकतम यानी कि हाईएस्ट केरल की है, फिर मिजोरम की, फिर गोवा की, फिर त्रिपुरा की, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में है, तो बिहार में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मेघालय में। इसके बाद ऐसे ही आपका केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर पुरुषों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है, तो लक्षद्वीप में, फिर पुदुचेरी में, फिर दमन दीव में, और सबसे कम साक्षरता दर आपका कहां पर है, तो दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ में। बात समझ में आई? इसके बाद आगे देखिएगा, अब महिला साक्षरता दर की बात की गई है कि सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट आपका कहां पर है बेटा, तो स्टेट आपका महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल में है, और फिर मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा में, और सबसे कम महिला साक्षरता दर आपका राजस्थान में है, फिर बिहार में है, फिर झारखंड में, फिर जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश में पूछ सकता है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर आपका कहां पर है, यह है लक्षद्वीप में, फिर अंडमान निकोबार में, फिर चंडीगढ़ में, फिर पुदुचेरी में, और कम कहां पर है, तो दमन दीव, दादर नगर हवेली, दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिएगा। अब स्त्री पुरुष अनुपात की बात करते हैं आपका प्यारे बच्चों, लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपका केरल में, फिर आपका तमिलनाडु में। केरल का कितना है, 1084, याद रखना। भारत का एवरेज कितना है, 943, केरल का कितना है, 1084, तमिलनाडु का कितना है, 996, आंध्र प्रदेश का कितना है, 993, मणिपुर का कितना है, 992, हरियाणा का सबसे कम था 8079, जम्मू कश्मीर में 8089, सिक्किम में 890, पंजाब में 895। अब जम्मू कश्मीर हट जाएगा क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा आपका लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशो कहां पर है, तो पुदुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, और अंडमान निकोबार और दिल्ली 876, दमन दीव 1618, दादर नगर हवेली 774 और चंडीगढ़ 818, सबसे कम आपका प्यारे बच्चों। इसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य, तो भैया सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, और कम जनसंख्या के आधार पर सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। बात समझ में आ रही है बेटा? इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के आधार पर एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर आता है गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है, और गोवा आपका सबसे छोटा है। अब बात आती है अनुसूचित जनजाति की, आपका शेड्यूल ट्राइब्स की, कि आपका जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में है, और आपका जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा शेड्यूल
ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है, नागालैंड में फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, और महाराष्ट्र में, इधर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। अनुसूचित जनजाति पॉपुलेशन के आधार पर। अनुसूचित जाति राज्यों का क्रम प्रतिशत के आधार पर पंजाब है ऊपर, और कुल जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है। एससी कैटेगरी आपका जो है, उसमें जो जातियां शामिल हैं उसकी पॉपुलेशन के आधार पर। हिमाचल प्रदेश, फिर इधर पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल यहां भी है और यहां भी है बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ये एहसास दिला दिया कि भैया कुछ नहीं है, कितनी मेहनत कर लो तुम मास्टर लोगों, जो हमारा मन करेगा हम करेंगे, वो ये बातें हैं। ठीक है, और थैंक यू आप सभी का, खैर दिल से धन्यवाद रहेगा हमेशा के लिए। पीडीएफ मिलेगी, जीके जीएस बाय विक्रांत सर का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिलेगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से, थैंक यू।